हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ लेकर आया हूँ एक वन शॉट कॉमिक। और ये बेसिकली हमारा रोड टू वॉर ऑफ किंग्स के अंदर एक जो है पार्ट 5 होने वाला है हमारे एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा वन शॉट है जो कि सीधा वुल्कन वाली सीरीज को जो है वॉर ऑफ किंग के मेन इवेंट से कनेक्ट करेगा। और ये सब किस तरह होगा ये हम इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। लेकिन बेसिकली ये सारा कॉमिक जो एक तरह से इन ह्यूमंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सीक्रेट इन्वेजन के आखिर में इन ह्यूमंस के साथ क्या हुआ था, तो उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें इस वन शॉट में दिखाया जाएगा कि अब जो है सीक्रेट इन्वेजन के फौरन बाद जो है इनह्यूमंस ने क्या किया था। क्योंकि हमें पता है इनह्यूमंस ने कहा था, यानी ब्लैक बोल्ट ने, कि अब से वो लोग छुपा के नहीं रहेंगे बल्कि यूनिवर्स के अंदर निकलेंगे और जो लोग उनके दुश्मन हैं उनको खत्म करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत स्क्रल को खत्म करके करेंगे, क्योंकि इस वॉर के अंदर ब्लैक बोल्ट को उन लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करा था। तो इसी वजह से अब इनका मिशन यही है कि ये लोग स्क्रल्स को ख़त्म करेंगे। ये इशू जितना जो है हमें वॉर ऑफ किंग से मिलाने वाला है, वहीं पे एक तरफ जो है ये हमारी एक तरह से सीक्रेट इन्वेजन की एक आफ्टर मैथ इशू होने वाला है, जहाँ पे हम सीक्रेट इन्वेजन के बाद के कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ उन चीज़ों पे नज़र डालने वाले हैं और इसके जरिए हम एक नए स्टोरी आर्क की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम आए चैनल के ऊपर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि हम अपने चैनल पे ये सब क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे जस्ट डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग अपने चैनल पे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। चलिए गाइस, बिना किसी और देरी के इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्कल के जो लोग होते हैं उनके बहुत ही बड़ी एक फ्लीट इंतजार कर रही थी स्पेस के अंदर। और इस वक्त आप याद रखिएगा कि अर्थ के ऊपर जो है सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट चल रहा है, अभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरह से ये इनकी एक बैकअप फ्लीट है जो कि स्पेस के अंदर वेट कर रही है। और यहाँ का जो कमांडर जनरल होता है वो बैठा हुआ होता है और उसको एक प्रीस्ट जो है आके उसके वुंड्स वगैरह को हील कर रहा होता है, ठीक कर रहा होता है। लेकिन अचानक उसके कॉम्स के ऊपर एक अलर्ट आती है और वो एकदम उठ के बैठता है और बोलता है कि रुको, ये सब क्या हो रहा है। तो उसका प्रीस्ट बोलता है कि ज़रा रुकिए, मैं आपके वोन्स को हील कर दूँ, फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो बोलता है कि ये इंतज़ार कर सकता है प्रीस्ट, लेकिन ये क्या चीज़ है। और बेसिकली होता ये है कि इनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रही होती है एक चीज़, और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो वहाँ पर उसके गार्ड्स वगैरह जो है उसको सजेस्ट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है कोई ह्यूमन की चीज़ नहीं है। मतलब सिंपली ह्यूमन जो है अभी इस लेवल पे पहुँचे ही नहीं, उनकी जनरेशन इससे बहुत दूर है कि वो इस तरह का कुछ ईजाद कर सकें जो इतनी स्पीड से चल सके। हमारे हिसाब से ये कोई कॉमेट है या फिर हाइपर वेलोसिटी सनलाइट है, क्योंकि ये कोई जहाज़ हो ही नहीं सकता जिस स्पीड से चल रहा है। तो कमांडर बोलता है, लेकिन ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये सीधा हमारी तरफ क्यों आ रहा है, क्या ये किसी किस्म को अटैक है हमारे ऊपर। तो उनके लोग भी सजेस्ट करते हैं कि सर, हमें तो नहीं लग रहा है किसी किस्म की कोई चीज़ है। तो कमांडर ऑर्डर देता है सबको कि अपने स्टेशन को रेडी करो, ये जो कुछ भी है हमारे पास आने से पहले इसको हम हवा में राख कर देंगे जला के। अपनी सारी बैटरीज को चार्ज करो और फायर करने के लिए रेडी रहो मेरे कमांड के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो जो चीज़ होती है वो और ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और स्पीड से इनकी तरफ आ रही होती है। तो उसके लोग बोलते हैं कि कमांडर, वी हैव विजुअल, हमें नज़र आ रहा है वो चीज़। और हम देखते हैं कि एक तरह से पोर्टल टाइप का कुछ खुलता है और उसके अंदर से एक जहाज़ हमें नज़र आता है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाए कि ये क्या चीज़ है, उनका प्रीस्ट बोलता है कि ही लव्स यू, ही लव्स यू। और कमांडर बोलता है कि फायर ऑल डैग्स, सारी बैटरीज फायर करो। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाएँ, कुछ कर पाएँ, हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक किस्म की शॉकवेव होती है जिससे उनके पूरे के पूरे जहाज इंसेंटीग्रेड हो जाते हैं और उसके अंदर जितने स्क्रल्स होते हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। वो इतनी भी उनकी हालत नहीं होती कि उनकी लाशें बच पाएँ। और पूरे स्पेस के अंदर अब उस फ्लीट की जगह खाली स्पेस बचा हुआ होता है और कुछ भी नहीं। हम यहाँ से अर्थ के मून पे शिफ्ट होते हैं 16 घंटे पहले। और बेसिकली ये हमें कहानी जो है पूरी क्रिस्टल सुना रही है, जो इनह्यूमंस की रॉयल फैमिली में से है। और वो बताती है किस तरह से अर्थ से पहले जो है हम लोग ऊपर हुआ करते थे, यानी मून कभी अर्थ से ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब देखो अर्थ हमारे सामने राइज कर रही है और हम लोग नीचे जा रहे हैं। और वो बेसिकली थोड़ी बहुत अपनी बातें वगैरह कर रही है कि सीक्रेट वॉर के अंदर, सीक्रेट इन्वेजन के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोई हैं, क्या क्या चीज़ें पाई हैं। और वो बताती है कि जिस तरह से अर्थ के ऊपर ह्यूमंस का हक है उसी तरह से हमारा भी उसके ऊपर इतना ही हक है। लेकिन फिर भी हम दर बदर घूमते रहते हैं, क्योंकि 25,000 साल पहले हम भी ह्यूमंस ही हुआ करते थे इस अर्थ पे रहने वाले। लेकिन कुछ लोगों ने हमें वहाँ से उठाया और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हमें इनह्यूमन बना दिया। और इसके ज़रिए ह्यूमंस ने जो है हमें अर्थ के ऊपर से आउटकास्ट कर दिया, एग्जाइल कर दिया, हमें फ्रीक समझने लगे। जितना अर्थ के ऊपर उन लोगों का हक है उतना हमारा भी हक है। वो हमारी दुनिया भी है जैसे उन ह्यूमंस की है। मैं चाहती हूँ शुरू से हमेशा ऐसा ही हूँ कि ह्यूमंस और इनह्यूमंस हमेशा साथ रहें, लेकिन ऐसा कभी आज तक पॉसिबल हो नहीं पाया है, क्योंकि हम एक के बाद एक अलग अलग किस्म से जंग से लड़ते रहते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हमारे सबसे खतरनाक यानी क्री के सबसे खतरनाक एनिमीज स्क्रल से जो हैं उनसे हमारा सामना हुआ और अब मुझे डर है कि अब हम उनको मारने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं क्रिस्टल पूछती कि मेडुसा क्या हुआ, ब्लैक बोल्ट ने क्या कहा है।
तो मेडुसा बोलती है कि ब्लैक बोल्ट ने एक डिसीजन सुनाया है। तो वो पूछती है कि वो क्या है। तो मेडुसा बोलती है कि उसने अभी तक हमें इस बारे में बताया नहीं है, लेकिन हमें साथ चलना होगा इसके। और वहाँ हम देखते हैं कि मैक्सिमस जो क्रिस्टल के पास आता है और वो वही वाली हरकतें करता है जो लोकी करता है, और बोलता है क्रिस्टल तुम्हें नहीं लगता कि आजकल ये लोग हमसे कुछ ज़्यादा बातें छुपा रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैक्सिमस बोलता है कि हाँ वो छुपाता तो है, लेकिन वो मेरे ख्याल में ऐसा कर सकता है क्योंकि वो हमारा किंग है और लॉन्ग लिव द किंग। लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कब से स्क्रल्स के चुंगल में फंसा हुआ था और कब से जो है हम इसको अपना किंग समझ रहे थे, जो दरअसल हमारा किंग था ही नहीं। तो क्रिस्टल बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो मैक्सिमस बोलता है कि हो सकता है कि बहुत महीने बहुत साल हो गए हों और ये जो डैमेज इन्होंने पहुंचाया है कोई से भी कुछ छोटा नहीं है। और क्या इन लोगों ने जब इसको कैद करके रखा हुआ था तो इन्होंने क्या मेरे भाई के ऊपर टॉर्चर करा है, क्या उन्होंने इसको हर्ट किया है, क्या उन्होंने इसको रुलाया है। तो क्रिस्टल बोलती है कि तुम मुझसे सारे सवाल क्यों कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वहीं पे एकदम मैक्सिमस बोलता है कि अरे एक मिनट, मैं इस जगह को पहचान गया, तुम लोग किस तरफ जा रहे हो, ये तो चैम्बर ऑफ डिवाइसेस है, ये तो चैम्बर ऑफ डिवाइसेस है, यहाँ पे सिर्फ जाने की चाबी ब्लैक बोल्ट के पास है। और वहीं पे मेडुसा बोलती है कि मेरे हस्बैंड इस चैम्बर को लॉक एक रीज़न की वजह से किया गया था, क्या आप वाकई में इसको खोलना चाहते हैं। तो वहीं पे ब्लैक बोल्ट जो अपने हाथ को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करता है और उस दरवाजे को खोलता है। और वहीं पे मैक्सिमस जैसे अंदर आता है वो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये किसी ज़माने में मैक्सिमस का लैब हुआ करता था और वो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है कि इसको ये पुरानी चीज़ें अपनी दोबारा देखने को मिल गई, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्लैक बोल्ट ने कैद कर दी थी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और वहाँ पे मैक्सिमस बोलता है क्या मतलब, अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो क्या हम इन सब चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गॉर्गन बोलता है कि मेरे ख्याल से किंग का शायद यही मकसद है, इसीलिए वो आज हम सबको यहाँ पे लेकर आए हैं। तो क्रिस्टल बोलती है क्या सच में ब्लैक बोल्ट आप वाकई में इन सबको यूज़ करना चाहते हैं, क्या आप वाकई में चाहते हैं जो इतने टाइम से इनह्यूमंस रिजर्वेशन के अंदर रहे हैं अब हम उसको ख़त्म कर दें, क्या हम अपनी जो नेचर है उसको बदलने वाले हैं। तो कार्डनेक बोलता है कि वेल मुझे इस प्लान के अंदर कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। तो मेडुसा बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कार्डनेक, मेरी बहन तुम अपने किंग से ऐसे सवालात क्यों कर रही हो। तो क्रिस्टल बोलती है क्या ये हमारी बात का आज जवाब देगा भी कि नहीं। तो मेडुसा बोलती है कि बिल्कुल वो जवाब देगा, लेकिन जब उसका दिल चाहेगा और अपनी मर्जी से। इनह्यूमंस जो है काफ़ी टाइम से पैसिव रह चुके हैं, वो बहुत अरसे से विक्टिम बन चुके हैं, लेकिन अब वो किसी और का विक्टिम नहीं बनने वाले हैं। और वहीं पे मैक्सिमस खुशी से बोलता है कि ज़रा देखो उसने क्या चीज़ ढूंढी है, ये सारी चीज़ों में से यहाँ पे है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने इसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने बनाने के बाद तुम लोगों को डरा के रख दिया था, लेकिन क्या रियली हम इसको यूज़ करने वाले हैं आज वाकई में मेरे भाई। और वो बोलता है कि ओ माय गॉड इन स्क्रल्सरों ने मेरे भाई के ऊपर क्या करा है, मेरा भाई तो इतना अच्छा हो गया है। और इस तरह क्रिस्टल बताती है कि ऑर्डर्स दे दिए गए थे किंग की तरफ से और अक्रॉस द एटिलन सब लोग तैयारी कर रहे थे। ये कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में बहुत सारे लोग ख्वाब भी देखा करते थे, लेकिन अब ये हकीकत में बदल रहा था। हम पहली बार अपने होम को छोड़ के कहीं और जा रहे थे, हम अपने पूरे की पूरी सिटी को लेके डिपार्चर कर रहे थे और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम अपना नया घर बसा सकें, क्योंकि अब हम जो हैं और विक्टिम्स नहीं बनने वाले थे, बल्कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे जो कि हमें विक्टिम समझते थे। और बेसिकली हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिससे इनह्यूमंस की पूरी एटिलन सिटी जो होती है वो एक रॉकेट के अंदर स्पेसशिप के अंदर बदल गई होती है और वो लोग इसके जरिए स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जा रहे होते हैं। और क्रिस्टल बोलती है कि मेरे ख्याल से अब ब्लैक बोल्ट जो है हमें शेडोज से बाहर निकाल के ले जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ से डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इस तरह हम लोग थ्रोन रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सब लोग कंट्रोल संभाल रहे होते हैं। वहाँ पे क्रिस्टल, मेडुसा, कार्डनेक, गॉर्गन, ट्राइडन ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो बताती है कि अब हम लोग ऑर्बिट के अंदर पहुँच चुके हैं। और मैक्सिमस बोलता है कि सारे सिस्टम्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और वहीं पे जो है मैक्सिमस एक हेलमेट पहनाता है ब्लैक बोल्ट को और बोलता है कि माय क्वीन अब हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये इको रिसेप्टिकर जो हैं ये सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वो बोलती है कि बिल्कुल मेरी तरफ से भी सब कुछ ग्रीन है, हमारे कंडक्ट सिस्टम जो है वो तैयार है इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वहीं पे मैक्सिमस बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा स्वीट लेडी। तो मेरे भाई अब लगता है कि वक्त आ ही गया है, अब वक्त आ ही गया है कि तुम अपनी आवाज़ निकालो जो कि पहाड़ों को हिला के रख देती है। अब वक्त आ गया है कि लिटरली तुम अपने ज़बान से ऑर्डर दो। तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, क्या हम तुम्हारी आवाज़ सुनना शुरू करें, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए एक वर्ड ज़रूरी होता है। और इस तरह ब्लैक बोल्ट वो मार्क्स पहन के पहली बार इतने टाइम के बाद अपनी आवाज़ निकालता है और बोलता है कि नाउ नाउ नाउ। और बेसिकली होता है कि जो ब्लैक बोल्ट की आवाज़ है वो उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने इंजन्स को पावर दे रहे हैं। और जैसे ही ब्लैक बोल्ट सिर्फ एक लफ्ज़ बोलता है उससे एक हाइपर बूस्ट इनके जहाज़ को मिलता है, इनकी पूरी सिटी को मिलता है, जो कि एक डीप स्पेस के ट्रैवल में चले जाती है। और इसी तरह हम लोग अभी के टाइम में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अभी स्क्रल्स के ऊपर अटैक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट और उसके ये नया जो जहाज़ है, मतलब पूरी की पूरी सिटी जो है इसने किया था। और आप देख सकते हैं कि इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा तेज़ है, कितनी ज़्यादा तेज़ इसकी एनर्जी है, क्योंकि ये ब्लैक बोल्ट की आवाज़ के ऊपर चल रही है और इसके ज़रिए उन लोगों ने स्क्रल्स को ख़त्म करके रख दिया था। और जो चीज़ स्क्रल्स वाले इस्तेमाल करने वाले थे अर्थ के खिलाफ वो ब्लैक बोल्ट ने इस्तेमाल करी है इन स्क्रल्स के खिलाफ। और वहीं पे कार्डनेक बोलता है कि एक आखिरी जो जहाज़ स्क्रल का वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो मेडुसा बोलती है कि उसको पकड़ो। तो क्रिस्टल बोलती है कि बस भी करो तुम लोग, क्या कर रहे हो, जाने दो उसको।
तो बोलता है कि वो जहाज़ हमसे काफ़ी आगे निकल गया है और वो एक क्रू बर्ड के पास जा चुका है और ये जो है इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है क्योंकि वो जहाज़ जो है इनका वो शियार स्पेस के अंदर जा चुका है। माय लॉर्ड, आप बताइए अब हम आगे क्या करें। तो वहीं पे ब्लैक बोर्ड इशारा देता है और मेड्यूसा बोलती है कि वो जहाँ कहीं भी हो उसका पीछा करो। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड लोग जो हैं ये शियार स्पेस के अंदर घुसते हैं उस जहाज़ का पीछा करने के लिए। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे घुसते हैं तो वहाँ पे शियार के कुछ जहाज़ जो थे वो इनकी तरफ भी आ रहे होते हैं। तो गॉर्गन बताता है कि वो लोग जो हैं अब हमारी बैटरीज को टारगेट बना रहे हैं, अब हम क्या करें। और शियार के लोग बोलते हैं अपने जहाज़ में से कि ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग है, नोटिस तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है। और वहीं पे देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट का रिस्पॉन्स वो सिर्फ अपनी जोरदार चीख निकालता है जिससे वॉर बर्ड जो होते हैं उनके तीनों के तीनों शियार के वो जल के राख हो जाते हैं। और वहीं पे क्रिस्टल अपने कमरे में अफसोस कर रही होती है क्योंकि इसको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। और मेड्यूसा आती है और बोलती है कि मेरी बहन तुम उदास क्यों हो, अभी तो बस शुरुआत है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं देख रही हूँ और से तुम कितनी कंफर्टेबल फील कर रही हो, सच में ना तुम कितनी कंफर्टेबल हो एक सिपाही बन के, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मेड्यूसा बोलती है कि हम इसी तरह बनाए गए थे, ये हमारा असली रूप है। तो बोलती है कि हाँ लेकिन हम इतने टाइम से इसको रेजिस्ट कर रहे थे तो अब और क्यों नहीं। तो मेड्यूसा बोलती है कि तुम क्या चाहती हो कि वापसी हम उस चांद पे चले जाएं और अपने खून वाले हाथ वापसी धो के ये सब भुला दें कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ, या फिर हम अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आइंदा से ऐसा हमारे साथ कोई कुछ कर ना सके। तो वहीं पे क्रिस्टल बोलती है कि मैं कोई इडियट नहीं हूँ मेड्यूसा, यहाँ पे तुमने एक बहुत बड़ी लाइन को जो है क्रॉस कर दिया है और ये ऐसी लाइन है जिसको एक बार क्रॉस कर दिया जाए तो उससे वापसी अनक्रॉस नहीं कर सकते हैं। मर्डर जो होता है वर्जिनिटी की तरह होता है, अगर ये एक बार हो जाए तो ये हमेशा के लिए हो जाता है, इससे कोई वापसी का रास्ता नहीं होता है। तो मेड्यूसा बोलती है कि मेरे ख्याल में बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बड़े हो जाएं और हम तुमसे बड़े हैं, हम एडल्ट्स हैं और एडल्ट्स की चॉइसेस अलग होती हैं। तुम इनह्यूमन जो हो, तुम एक ऐसी इनह्यूमन हो जो कि अर्थ के लोगों की तरह सोचती हो, एक बच्चे की तरह, क्योंकि तुम उनके साथ कुछ ज़्यादा ही रह रही हो। अब हमारा कोर्स जो है वो क्री स्पेस के लिए सेट हो चुका है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो बोलती क्या मतलब, अब हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं क्री स्पेस के अंदर, क्या अब स्क्रल को मारने के बाद हम क्री वालों को भी खत्म करने वाले हैं। तो मेड्यूसा बोलती कि वेल वो लोग डिजर्व तो यही करते हैं, लेकिन आज हमारा वो इरादा नहीं है। और इस तरह से हम लोग हाला के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि थ्रोन वर्ल्ड ऑफ क्री एम्पायर है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि रोनन द अक्यूजर जो कि इस वक्त यहाँ का एम्परर है वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है और उसके लोग आके कुछ उसको खबर वगैरह दे रहे होते हैं कि इस तरह से इनह्यूमन्स जो है वो क्री बॉर्डर में पहुँच चुके हैं। आई मीन इनह्यूमन्स की जो रॉयल फैमिली है वो पूरी की पूरी इनह्यूमन रेस लेके यहाँ पे आ रहे हैं। और रोनिन बोलता है और उन्होंने यहाँ आने में 0 अटेम्प्ट मेड करी है, वो छुपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और सबको बता कर आए, वो छुप छुपा के नहीं आ रहे हैं। मतलब लगता है कि आज वो वक्त आएगा जिसका हम सबको इंतज़ार था, क्योंकि वो कहावत तो बहुत मशहूर है कि जो हथियार जिसका होता है वो उसी के पास लौट कर आता है, और जितना ज़बरदस्त हथियार होगा उतनी खतरनाक डैमेनेशन होगी, और वो हमारे ही बनाए हुए एक हथियार हैं और आज हमारे पास ही लौट कर आ रहे हैं। तो उसका जो कैप्टन होता है बोलता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी फ्लीट रेडी है और हमारी ग्रेट शील्ड जो है उनको भी उठा दिया गया है। तो वो बोलता है कि हाँ ये सब तो ठीक है और मुझे उम्मीद भी है शायद हम इससे बच जाएं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए जब से वो फेलेक्स का इन्फेक्शन हमारे इस पूरे सोलार सिस्टम में हमारे सिस्टम में फैला था। उसके जाने के बाद हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी बची है जो शायद हमें उनसे बचा सकेगी। क्री स्पेस जो है अब किसी और बाहर वाले के लिए हमेशा बंद रहेगा, चाहे वो इनह्यूमन ही क्यों ना हो। और अभी जाओ और किंग ब्लास्टार से बात करने की कोशिश करो और उससे कहो कि नेगेटिव जोन की जो आर्मीज़ हैं मुझे उनकी ज़रूरत है। और बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ब्लास्टार ये वही है जो कि अभी हम अपनी इनहालेशन स्कर्ज वाली एपिसोड्स के अंदर देख रहे हैं। इस टाइम पे बेसिकली हुआ ये था कि जब ये इनहालेशन और इनहालेशन कॉन्क्वेस्ट का इवेंट हुआ था तो ब्लास्टार जो था वो नेगेटिव जोन का वो यहाँ पे आ गया था इस पॉजिटिव जोन में इनहाइलस के साथ। लेकिन जब इनहाइलस हार गया तो उसके बाद जो है रोनिन ने उससे सौदा करा था और उसको जो है नेगेटिव जोन का लॉर्ड बना दिया था। और वो बोलता है कि वेल अक्यूज़र मैं ये कर तो दूंगा, लेकिन मैं आपको बता चलूँ कि किंग ब्लास्टर जो है उन्होंने हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है पिछले कुछ हफ्तों से। तो रोनिन बोलता है कि मुझे अंदाज़ा ही था कि वो इतना ज़्यादा ग्रीडी है कि वो हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर ऐसा है तो इस जंग के अंदर हम अकेले ही लड़ेंगे। और वहीं पे हम लोग एटलिन के थॉर रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताता है कार्नेक क्री की जो प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेडेबल स्क्रीन है जिसके अंदर से ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ का जाना इम्पॉसिबल है। तो गॉर्गन बोलता है कि तुमने ऑलमोस्ट कहा और ये मुझे अच्छा लगा। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम पिछली बार जब हाला पे आए थे लॉर्ड गॉर्गन अपने लॉर्ड ब्लैक बोल्ट को ढूंढने के लिए, तो मैंने उनकी शील्ड को बहुत करीब से देखा था और जिस तरह से मैं हर चीज़ को देख के उसके फ्लॉज को निकाल लेता हूँ, इसके अंदर भी कुछ फ्लॉज ज़रूर मौजूद हैं। इसकी जो वीकनेस है वो उसके सब एटॉमिक हार्मोनिक्स में है, अगर हम सही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करें तो इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसके ज़रिए हम अपना टेलीपोर्टेशन पावर को ले जाके अपने जहाज़ को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो मेडिसा बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत शुक्रिया कहा है कार्नेक। और इस तरह वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरह से अब वो लोग जो हैं इस की स्पेस के अंदर जाएंगे और ये लोग फोर्सफुली करने वाले हैं ये। और इस तरह हम लोग देखते हैं 50 घंटे बाद जहाँ पे ब्लैक बोल्ट जो अपनी एनर्जी से फुल्ली लोडेड हो चुका होता है, क्योंकि उसने अपने आप को एक तरह से एक एनर्जी एक बैटरी बना दिया होता है,
और वो बोलती है मेडुसा कि टेलीपोर्टेशन को रेडी किया जाए, मेरे हस्बैंड ने इसका ऑर्डर दे दिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ टेलीपोर्टेशन पावर जो होती हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है और वो लोग क्री स्पेस के अंदर घुसना शुरू करते हैं और एक एक करके क्री के जो स्टेशन होते हैं उनको निपटा रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि गॉर्गन, ट्राइडन वगैरह जो है एक अलग किस्म का सूट पहने हुए होते हैं और ये सूट भी जो है ये सब भी जो है ब्लैक बोल्ट की शक्तियों से चल रहा है। और इस तरह वहाँ पे ब्लैक बोल्ट वगैरह सब ये चीज़ें बैठ के देख रहे होते हैं और मैक्सिमस खुश हो रहा होता है क्योंकि मैक्सिमस का ये ख्वाब हुआ करता था कि वो जो है दुनिया की कॉन्क्वेस्ट में निकले और बताएं कि इनह्यूमंस कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग आखिरकार हाला के करीब पहुंच ही जाते हैं, यानी क्री स्पेस के अंदर, और उनके जितने भी बैटल क्रूजर्स वगैरह होते हैं उन सबको बर्बाद कर रहे होते हैं, उनको तबाह बर्बाद तहस नहस कर रहे होते हैं। और किसी को ये समझ भी नहीं आ रहा था, क्री के लोग देख के एकदम हैरान होते हैं कि इससे पहले इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा पावर उन्होंने किसी फ्लीट से नहीं देखी है। और वहीं पे उनके लोग बताते हैं रॉनिन को, मैं आपसे एक बार फिर रिपीट करूंगा कि उनकी पूरी की पूरी सिटी जो है वो एक फ्लाइट है, उनकी पूरी फ्लीट जो है एक सिटी है। तो रॉनिन बोलता है कि दिखाओ मुझे, ये कैसे हो सकता है। और ये रॉनिन को जब दिखाते हैं तो रॉनिन बोलता है कि ओ गॉड, ये तो मैग्निफिसेंट है, ये कैसे हो सकता है। और इस तरह बताती है क्रिस्टल कि हमारी ताकत के आगे हाला अब कुछ भी नहीं था, वो कांप उठा था और वो एक एक करके नीचे गिर रहा था और हमने उनको ज़बरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई हमारे एक्सोस्केलेटन आर्मर से। ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है इनके अंदर जो है वाइब्रेनियम कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ये हमारी किंग के विस्पर्स की वजह से चलते हैं। जैसे ही हमारे किंग के विस्पर्स वाइब्रेनियम से टकराती हैं तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी साउंड की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये दोनों चीज़ें काम कर रही थी, इनके सूट्स भी और इनके वेपन्स भी। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो ये ब्लैक बोल्ट से ज़्यादा मैक्सिमस के खिलौने हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ना भी होती तो उसके बाद भी हम लोग इनविंसिबल हैं, क्योंकि हम लोग देख ही होता कि गॉर्गन और कार्निक किस तरह से जो है इतने सारे लोगों को आराम से वहाँ पे निपटा रहे होते हैं। और इस तरह देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक बोल्ट अब रॉनिन के पास पहुंच गए होते हैं। रॉनिन चिल्लाते हुए बोलता है, तो इसका मतलब मैं यही समझूँ कि तुम लोग यहाँ पे वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए हो। लेकिन वहाँ पे मेडुसा उसके हाथ पकड़ती है अपने बालों से, उसका हैमर लेती है और बोलती है कि मेरे ख्याल से हम शायद यहाँ पे इसीलिए आए हैं। तो रॉनिन बोलता है कि मेरे साथ तमाशे करने की जरूरत नहीं है औरत, जो तुम्हारी बात है साफ साफ कहो, तुम हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, तुम्हारा यही मकसद है, मैं समझ रहा हूँ। तो मेडुसा बोलती है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले तुम्हारी रेस ने हमारी ब्लड लाइन को मैनिपुलेट करा था और एक परफेक्ट वेपन के अंदर बदल दिया था। तुम्हारे एंसेस्टर्स चाहते थे कि इनह्यूमन जो है एक इलाइट मिलिट्री फोर्स बने जिसके जरिए क्री स्पीसीज को जो है पूरी गैलेक्सी के अंदर डोमिनेंट स्पीसीज माना जा सके, और वो स्पीसीज ग्रेटर देन स्पार्टल हो, ग्रेटर देन शियार हो या फिर ग्रेटर देन स्क्रल्स हो। ये एक ऐसी डेस्टिनी थी जिसको तुम क्री वालों ने बहुत वक्त से चाहा था, लेकिन ये तुम लोग के पास कभी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ख्वाब क्री ने कभी देखा था हम उसको आज अकम्प्लिश कर सकें। हम यहाँ पे आए हैं कि ताकि हम क्री की रेस को एवोल्यूशन के नए स्टेज पे ले जा सकें, चाहे अब इसके लिए वो राजी हो या ना हो। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग जो है एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। मतलब मेडुसा के मुताबिक अब वो यहाँ पे जो है क्री का कमांड संभालने वाले हैं, चाहे ये जो है रॉनिन उसको फोर्सफुली करे या खुशी खुशी करे। तो रॉनिन पूछता है, क्या तुम अपने किंग की तरफ से बात कर रही हो? तो बोलती है कि बिल्कुल, मैं हमेशा उसी की तरफ से बात करती हूँ। तो रॉनिन बोलता है कि खैर अगर मेरी बात की जाए तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं क्री को लीड करूंगा। ये बर्डन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और मैं कभी इसको लेना भी नहीं चाहता था। मैं सिर्फ यहाँ पे एज अ केयर टेकर बैठा हुआ था ताकि मशीन जो है वो चलती रहे, रुके ना, वो जाम ना हो। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब इसका सही हकदार आएगा जो उसको चलाने के काबिल होगा। तो मेडुसा बोलती है कि रॉनिन, सिर्फ 2 अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो रॉनिन उसकी शक्ल देख रहा होता है और फिर बोलता है नीचे झुकते हुए कि माय लॉर्ड। और इस तरह से रॉनिन ने जो होता है क्री एम्पायर अब इनह्यूमंस को सौंप दिया होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी जो हमने लास्ट एपिसोड्स में देखी थी कि इनह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से क्री स्पेस के लॉर्ड्स बन चुके हैं, वहाँ का ब्लैक बोल्ट राजा बन चुका है। तो ये सब कुछ इस तरह से हुआ था और यही से हम लोग एक एपिलॉग में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं चैंडिलार के अंदर, जो कि कैपिटल वर्ल्ड है शियार इंपीरियम का। और यहाँ पे हम कोई और नहीं बल्कि देख रहे होते हैं वुल्कन, जो कि एक ग्लैडिएटर मैच कर रहा होता है और वहाँ के खतरनाक बीस्ट से लड़ रहा होता है। और बेसिकली वो यहाँ पे ये लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा होता है, जहाँ पे उस बीस्ट को हराने के बाद वहाँ पे उसके खूब नारे लग रहे होते हैं। और वहीं पे वुल्कन खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम ये सुन रहे हो एडमिरल कार्दुम, मेरे लोग मुझसे वाकई में अब प्यार करने लगे हैं। तो कार्दुम बोलता है कि बिल्कुल, ये एक बहुत सुपर डिस्प्ले था स्किल्स का माय एम्परर। तो वुल्कन बोलता है कि ये बिल्कुल वर्थलेस था एडमिरल कार्दुम, और ये बात तुम जानते हो, मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लोग मुझसे प्लीज हो सकें। लेकिन आजकल इनकी जो चीयर्स हैं वो भी मुझे काफ़ी हॉलो लग रही हैं और आजकल मेरा कुछ करने का दिल चाह रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ एक तरह से यहाँ पे बोरियत महसूस कर रहा हूँ। और तुम यहाँ पे खैर क्यों आए हो ये बताओ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसको एक चीज़ दिखाता है और वुल्कन बोलता है कि 3 जहाज़। तो बोलता है कि हाँ, हमारे 3 वॉरबर्ड्स, उनको जो है मिटा दिया गया है, उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। और हम जानते हैं कि ये किसने करा है, यानी कि इनह्यूमंस ने। और वुल्कन बोलता है कि हाँ, ये मैं देख सकता हूँ, और उसके साथ साथ मैनी स्क्रल्स, उनको भी मिटा दिया गया है, जो कि लास्ट रेमिनेंट थे अपनी काइंड के। और वेल, मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ये हमारे एक्सपेंशन के अंदर जो है एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है और हमें इसको रिमूव करना ही होगा। तो मतलब
जो इनह्यूमंस कभी क्री के कुत्ते हुआ करते थे, पेट्स हुआ करते थे, अब वो वहाँ के राजा बन चुके हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो बोलता है कि जो उन्होंने हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करी है, इसको हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तुम जानते हो एडमिरल कि तुम्हें अब क्या करना है। सही कहा ना मैंने? तो एडमिरल बोलता है, क्या प्लीज़ एम्पिरर आप मुझे इसमें इनलाइट करना पसंद करेंगे? तो वुल्कन बोलता है, इसमें समझाने वाली क्या बात है, ये एक इन्विटेशन है। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये ऑसम वन शॉट खत्म होता है, जहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इसके एंडिंग में क्या मतलब है। मतलब अब जो थे क्री के लोग शियार के स्पेस में घुसे थे और उनके 3 वारबर्ड्स को निपटा दिया था स्क्रल को मारने के चक्कर में। तो ये बात अब जब वुल्कन को पता चली तो उसने कहा, तो ये तो एक हमारे लिए साफ साफ इन्विटेशन है। मतलब वो लोग पहले जो है क्री के स्पेस में घुस के वहाँ पे जंग करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि क्री के स्पेस की तरफ से जो है एक ये कदम उठाया गया है शियार एम्पायर के अंदर घुसने का, तो इसलिए वुल्कन को मौका मिल गया है कि वो वहाँ पे जाके जंग करे। अब उसके पास एक बहाना मिल गया बेसिकली उसको, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये तो हमारे लिए खुला इन्विटेशन है, इससे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसीलिए अब यहाँ से हम लोग सीधा शिफ्ट होने वाले अपने वॉर ऑफ किंग्स के इवेंट में और देखेंगे कि किस तरह से शियार एम्पायर और क्री एम्पायर के बीच एक बहुत ही औसम जंग होने वाली है, जिसमें एक तरफ से वुल्कन जो कि बहुत ही पावरफुल एक म्यूटेंट है, और दूसरी तरफ इनह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट जो उनको लीड कर रहा होगा, और आप जानते हैं कि वो भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, और इसी के बीच हम देखेंगे किस तरह से स्टार जेमर्स, ग्लैडिएटर, क्लार्क वगैरह अपना रोल प्ले करते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आज यहाँ पे हमारा रोड टू वॉर ऑफ किंग्स खत्म होता है। तो आई होप कि इससे पहले समझने के लिए जो चीज़ भी आपको समझने वाली होगी वो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम अपनी डायरेक्ट वॉर ऑफ किंग की सीरीज में मिलेंगे। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे मैं इवेंट शुरू करूँ तो नोटिफिकेशन आपको उसका फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज पिट टाइगर, मिलते हैं वॉर ऑफ किंग्स के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।